डिस्क्लेमर, आप जो कहानी सुनने जा रहे हैं वह केवल मनोरंजन के उद्देश्य से प्रस्तुत की गई एक काल्पनिक रचना है। इस कहानी के सभी पात्र, घटनाएं, स्थान, संवाद और परिस्थितियां लेखक की कल्पना पर आधारित हैं। इनका किसी जीवित या मृत व्यक्ति, संस्था, समुदाय, स्थान अथवा वास्तविक घटना से कोई संबंध नहीं है। यदि किसी प्रकार की समानता दिखाई देती है तो उसे मात्र संयोग माना जाए। इस वीडियो में व्यक्त विचार, घटनाएं या परिस्थितियां किसी भी ब्रांड, उत्पाद, संगठन या सेवा का प्रचार, समर्थन नहीं करती हैं। किसी भी नाम, चिन्ह या संदर्भ का उपयोग केवल कहानी को प्रभावशाली बनाने के लिए किया गया है। अब तैयार हो जाए एक ऐसी कहानी के लिए जहां कल्पना और रहस्य की सीमाएं धुंधली पड़ जाती हैं। यदि आपको ये कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका एक छोटा सा समर्थन हमें नई कहानियां, नए अध्याय और भी रोमांचक रहस्यों को आपके सामने लाने के लिए प्रेरित करता है। धन्यवाद और कहानी का आनंद लीजिए। अध्याय 5, पाताल का द्वार और प्राचीन रक्षक। विशालकाय धात्विक दरवाजे के सामने खड़े मेजर आर्यन शेरगिल और डॉक्टर तारा राव खुद को चींटियों जितना छोटा महसूस कर रहे थे। दरवाजे पर उकेरी गई ऑक्टागोनल ज्यामितीय रेखाएं अब एक तेज नीली रोशनी से धड़क रही थीं, मानो जंगल के बीचों बीच कोई विशाल हृदय स्पंदित हो रहा हो। द सिंडिकेट के क्रॉसहेयर और उसकी टीम के हमले के बाद जंगल में अब एक अजीब सी और खौफनाक शांति छा गई थी। तारा ने सम्मोहन की अवस्था में अपना हाथ बढ़ाया और उस ठंडी लेकिन जीवंत धातु को छुआ। यह कोई साधारण धातु नहीं है, तारा की आवाज़ में एक वैज्ञानिक का शुद्ध आश्चर्य और खौफ था। ये स्मार्ट मैटर है। यह अपने आसपास के वातावरण और हमारे शरीर की ऊर्जा पर प्रतिक्रिया दे रहा है। ये तकनीक इंसानी समझ से कम 1 लाख साल आगे की है। आर्यन ने अपनी राइफल की नली से दरवाजे के एक हिस्से को हल्के से खटखटाया। डॉक्टर, अगर यह 1 लाख साल पुराना है तो मुझे पूरी उम्मीद है कि अंदर कोई मम्मी या एलियन ज़ॉम्बी हमारा इंतजार नहीं कर रहा होगा। वैसे क्या आपके उस फैंसी होलोग्राफिक रिस्ट बैंड में इस दरवाजे को खोलने की कोई चाबी है, या मुझे C4 एक्सप्लोसिव का इस्तेमाल करना पड़ेगा? तारा ने आर्यन को घूर कर देखा। मेजर, अगर आपने इस पर खरोंच भी लगाई तो ये पूरा ढांचा आत्मरक्षा प्रणाली एक्टिवेट कर सकता है और हम दोनों पलक झपकते ही राख बन जाएंगे। अपनी बंदूकें और बम थोड़ा दूर रखिए और मुझे अपना काम करने दीजिए। तारा ने अपने रिस्ट बैंड से एक ऑप्टिकल फाइबर केबल निकाली और दरवाजे के बीचों बीच बने एक क्रिस्टल नुमा स्लॉट में लगा दी। उसने अपनी उंगलियों से हवा में तैरते होलोग्राफिक कीबोर्ड पर कुछ जटिल कमांड टाइप करने शुरू किए। क्वांटम ड्राइव का डिक्रिप्शन AI उस प्राचीन विदेशी भाषा के साथ तालमेल बिठाने की कोशिश कर रहा था। अचानक तारा का रिस्ट बैंड लाल रंग में चमकने लगा। क्या हुआ? क्या हमने अलार्म बजा दिया? आर्यन ने अपनी बंदूक का सेफ्टी कैच हटाते हुए पूछा। नहीं, ये सिस्टम एक पासवर्ड मांग रहा है, लेकिन शब्दों में नहीं बल्कि मैथमेटिकल फॉर्मूले में। तारा के माथे पर पसीने की बूंदें चमकने लगीं। ये फाइबोनाची सीक्वेंस का एक एडवांस रूप है। मुझे इसे रिवर्स इंजीनियर करना होगा सिर्फ 10 सेकंड में, वरना सिस्टम हमेशा के लिए लॉक हो जाएगा। 876। तारा की उंगलियां मशीन की तरह तेज चल रही थीं। आर्यन उसे बिना पलक झपकाए देख रहा था। उसे पहली बार किसी की बुद्धिमानी देखकर इतना आकर्षण महसूस हो रहा था। 3, 2, 1, गॉट इट, तारा ने जोर से कहा और एंटर बटन दबाया। एक गहरी गड़गड़ाहट की आवाज़ से पूरी जमीन कांप उठी। आर्यन ने संतुलन बनाए रखने के लिए तारा को कंधे से पकड़ लिया। वह विशालकाय दरवाज़ा बीच से 2 हिस्सों में बंटा और बिना किसी यांत्रिक आवाज़ के, बिल्कुल मक्खन की तरह, पीछे की ओर खिसक गया। अंदर से एक ठंडी नीले रंग की धुंध बाहर निकली। अंदर का नज़ारा किसी भी इंसानी कल्पना से परे था। दरवाजे के उस पार कोई गुफा नहीं थी, बल्कि एक अंतहीन सा लगने वाला कॉरिडोर था। इसकी दीवारें काले रंग के किसी शीशे जैसे पदार्थ से बनी थीं, जिनमें नीली ऊर्जा की नसें दौड़ रही थीं। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि उनके चलने के लिए कोई ज़मीन नहीं थी। वहां सिर्फ हवा में तैरता हुआ एक पारदर्शी, चमकता हुआ रास्ता था, जिसे हार्ड लाइट तकनीक कहा जाता है। प्रकाश को ठोस आकार देना ये भौतिक विज्ञान के नियमों के खिलाफ है। तारा मंत्रमुग्ध होकर बड़बड़ाए। चलिए, भौतिक विज्ञान की क्लास बाद में ले लीजिएगा, अंदर चलते हैं, आर्यन ने कहा और उस प्रकाश के पुल पर पहला कदम रखा। पुल एकदम ठोस था। वे दोनों सावधानी से उस कॉरिडोर में आगे बढ़ने लगे। चारों तरफ एक अजीब सी शांति थी। केवल उनके जूतों की हल्की आवाज़ गूंज रही थी। अचानक जैसे ही वे कॉरिडोर के बीचों बीच पहुंचे, पुल की रोशनी टिमटिमाने लगी। एक हल्का सा कंपन हुआ और पुल का वह हिस्सा जहां तारा खड़ी थी कुछ पलों के लिए पारदर्शी हो गया। नीचे एक अथाह और अंधेरी खाई थी। तारा का पैर फिसला और वह चीखते हुए नीचे गिरने ही वाली थी कि आर्यन ने एक चीते की फुर्ती से डाइव लगाए। उसने अपने मैगलेव बूट्स की पावर को अधिकतम कर दिया, जिससे वह फर्श से मजबूती से चिपक गया और अपना बायां हाथ बढ़ाकर तारा की कमर को कसकर पकड़ लिया। उसने एक ही झटके में तारा को हवा से खींचकर वापस ठोस हिस्से पर और सीधे अपनी बाहों में ले लिया। दोनों जमीन पर गिरे हुए थे।
तारा की सांसें धौंकनी की तरह चल रही थीं और उसका सिर आर्यन के चौड़े, मजबूत सीने पर रखा था। वह आर्यन के दिल की तेज धड़कनों को साफ सुन सकती थी। आर्यन की मजबूत बाहों का घेरा उसे दुनिया की सबसे सुरक्षित जगह लग रहा था। तारा ने धीरे से अपनी नीली आंखें उठाईं। आर्यन की गहरी भूरी आंखें भी उसी पर टिकी थीं। उन दोनों के बीच की दूरी महज कुछ इंच की थी। मैंने कहा था ना डॉक्टर, आर्यन ने अपनी भारी आवाज में एक हल्की सी शरारती मुस्कान के साथ कहा, इस ग्रह का ग्रेविटी कुछ अजीब है, यह आपको बार बार मेरी तरफ खींच रहा है। तारा के गाल शर्म और घबराहट से लाल हो गए। उसने जल्दी से खुद को आर्यन से अलग किया और उठ खड़ी हुई, अपने कपड़े ठीक करते हुए बोली, अपनी चीजी फ्लटिंग को अपने पास ही रखिए मेजर। ये पुल शायद ऊर्जा की कमी के कारण अस्थिर हो रहा है। हमें जल्दी आगे बढ़ना होगा। आर्यन भी मुस्कुराते हुए उठ खड़ा हुआ। जैसी आपकी आज्ञा बॉस। कॉरिडोर के अंत में वे एक विशालकाय गुंबददार चेंबर में पहुंचे। ये जगह इतनी बड़ी थी कि इसमें एक पूरा फुटबॉल स्टेडियम समा सकता था। कक्ष के बीचों बीच हवा में तैरता हुआ एक विशाल ऊर्जा का गोला था। यह एक छोटे से सूरज की तरह धधक रहा था, लेकिन इसे एक अदृश्य मैग्नेटिक फील्ड ने कैद कर रखा था। हे भगवान, तारा की आंखें फटी रह गईं। यह एक मिनिएचर डायसन स्फीयर है। यह मशीन एक छोटे से स्टार की ऊर्जा को सोख रही है और उसे नियंत्रित कर रही है। यह असीमित ऊर्जा का स्रोत है। अगर ये तकनीक पृथ्वी के काम आ जाए तो हम हजारों सालों के लिए ऊर्जा संकट को खत्म कर सकते हैं। आर्यन का चेहरा गंभीर हो गया। और अगर ये द सिंडिकेट के हाथ लग जाए तो वे इसे दुनिया का सबसे खतरनाक हथियार बना सकते हैं। एक ऐसा बम जो पूरी पृथ्वी को 2 हिस्सों में चीर सकता है। जोरावर को यही चाहिए। हमें इस कोर का डेटा डाउनलोड करना होगा और फिर इस सिस्टम को हमेशा के लिए शटडाउन करना होगा ताकि कोई और इसका इस्तेमाल न कर सके, तारा ने कहा और वह कक्ष के मुख्य कंट्रोल पैनल की तरफ भागी, जो एक तैरते हुए क्रिस्टल डेस्क जैसा दिख रहा था। जैसे ही तारा ने अपना हाथ कंट्रोल पैनल पर रखा, पूरे कक्ष में एक तेज अलार्म गूंजने लगा। कक्ष की नीली रोशनी तुरंत गहरे लाल रंग में बदल गई। चेतावनी, जैविक घुसपैठ, हथियार डिटेक्टेड। एक यांत्रिक आवाज उनके दिमागों में गूंजी। यह कोई स्पीकर नहीं था, बल्कि टेलीपैथी के जरिए सीधा उनके दिमाग में भेजा गया संदेश था। गुंबद की दीवारों से 6 धातु के बड़े गोले बाहर निकले। हवा में तैरते हुए ये गोले खुले और भयानक मशीनी रक्षकों में बदल गए। उनकी लाल चमकती आंखें आर्यन और तारा पर टिक गईं और उनके धातु के हाथों से लेजर गन निकल आईं। आर्यन तुरंत तारा के सामने एक ढाल बनकर खड़ा हो गया और अपनी तरफ की स्थान ली। तारा, मुझे लगता है कि इन लोगों को बिन बुलाए मेहमान बिल्कुल पसंद नहीं हैं। तुम डेटा डाउनलोड करो, मैं इनसे निपटता हूँ। बज़ज़ज़। एक सेंटिनल ने आर्यन पर एक तेज लेजर बीम फायर की। आर्यन ने कलाबाजी खाते हुए खुद को बचाया और हवा में ही अपनी राइफल से गोलियों की बौछार कर दी। रैट टैट टैट टैट। आर्यन की आर्मर पियर्सिंग गोलियां सेंटिनल के बाहरी कवच से टकराकर चिंगारियां पैदा कर रही थीं, लेकिन उसे भेद नहीं पा रही थीं। इनका कवच अभेद्य है आर्यन। साधारण गोलियां काम नहीं करेंगी। तारा ने कंट्रोल पैनल पर हैकिंग करते हुए चिल्लाकर कहा। तो फिर हमें कुछ असाधारण करना होगा, आर्यन ने कहा। उसने अपनी बेल्ट से एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स ग्रेनेड निकाला, लेकिन उसे पता था कि अगर उसने इसे ऐसे ही फेंका तो सेंटिनल दूर हट जाएंगे। आर्यन ने एक खतरनाक योजना बनाई। वह सीधा एक सेंटिनल की तरफ दौड़ा। सेंटिनल ने अपनी लेजर गन आर्यन की छाती पर तानी, लेकिन एन मौके पर आर्यन ने जमीन पर स्लाइड किया और सेंटिनल के ठीक नीचे से निकलते हुए ईएमपी ग्रेनेड को उस मशीन के निचले, कमजोर हिस्से पर चिपका दिया। धमाका। नीली बिजली की एक तेज लहर दौड़ी और वह सेंटिनल झटके से बंद होकर जमीन पर एक भारी लोहे के टुकड़े की तरह गिर पड़ा। एक गया, 5 और बाकी हैं, आर्यन ने सांस लेते हुए कहा। लेकिन तभी बाकी 5 सेंटिनलों ने अपनी रणनीति बदल दी। उन्होंने आर्यन को घेर लिया और एक साथ अपने लेजर चार्ज करने लगे। बचने का कोई रास्ता नहीं था। आर्यन, नीचे बैठो, तारा की आवाज गूंजी। आर्यन तुरंत जमीन पर लेट गया। तारा ने कंट्रोल पैनल का इस्तेमाल करके उस कक्ष की एंटी ग्रेविटी फील्ड को कुछ सेकंड के लिए रिवर्स कर दिया। अचानक गुरुत्वाकर्षण के भारी दबाव ने उन 5 उड़ते हुए सेंटिनलों को जमीन पर जोर से पटक दिया। उनके सिस्टम कुछ पलों के लिए क्रैश हो गए। डेटा डाउनलोड हो गया है, हमें यहाँ से निकलना होगा इससे पहले कि ये वापस उठें, तारा ने अपना रिस्ट बैंड हटाते हुए कहा। वे दोनों कक्ष के बाहर भागने ही वाले थे कि अचानक पूरा कक्ष एक अजीब सी स्थिर ऊर्जा से भर गया। सेंटिनलों का अलार्म बंद हो गया, लाल रोशनी वापस नीली हो गई। क्या तुमने इन्हें बंद कर दिया? आर्यन ने हैरानी से पूछा। नहीं, मैंने नहीं किया, तारा ने डरते हुए कहा। तभी उस कक्ष के बीचों बीच सूरज वाले डायसन स्फीयर के सामने एक विशाल होलोग्राफिक प्रोजेक्शन उभरने लगा। यह एक आदमी की तस्वीर थी। उसका आधा चेहरा अंधेरे में था और बायां हाथ बायोनिक मेटल का था। ये जोरावर था। उसकी ठंडी और क्रूर हंसी पूरे कक्ष में गूंज उठी। ब्रावो, मेजर शेरगिल और डॉक्टर राव,
आप दोनों ने मेरे लिए इस प्राचीन खजाने का दरवाज़ा खोलकर मेरा काम बहुत आसान कर दिया है, जोरावर की होलोग्राफिक छवि ने ताली बजाते हुए कहा। मेरी टीम क्रॉसहेयर और उसके वाइपर स्क्वाड ने बेस के बाहर पोजीशन ले ली है और मैंने इस एलियन कम्युनिकेशन एंटेना को हैक कर लिया है। आर्यन ने अपनी गन कसकर पकड़ी। तुम बहुत दूर बैठे हो जोरावर, अगर हिम्मत है तो सामने आकर लड़ो। सामने आने की ज़रूरत नहीं है मेजर, जोरावर मुस्कुराया, क्योंकि आप दोनों इस गुंबद से कभी जिंदा बाहर नहीं निकलेंगे। मैंने इस पूरे द्वीप के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक शील्ड को उल्टी दिशा में घुमा दिया है। अब यह एक बम बन चुका है जो अगले 10 मिनट में फटेगा। अलविदा मेजर। होलोग्राम गायब हो गया और उसके साथ ही पूरे कक्ष में एक भयानक टिक टिक की आवाज़ शुरू हो गई। मौत का काउंटडाउन शुरू हो चुका था। अध्याय 6, मौत की उल्टी गिनती और एस्केप वेलोसिटी। विशालकाय गुंबददार कक्ष में अब नीली शांति की जगह खौफनाक लाल रोशनी और कानों को फाड़ देने वाले सायरन ने ले ली थी। हवा में तैरता हुआ मिनिएचर डायसन स्फीयर, जो कुछ पलों पहले एक शांत सूरज की तरह था, अब हिंसक रूप से धधक रहा था। उसके अंदर की ऊर्जा उबल रही थी और कक्ष का तापमान तेजी से बढ़ने लगा था। 9 मिनट 55 सेकंड। एक यांत्रिक आवाज़ ने उल्टी गिनती शुरू कर दी थी। मेजर आर्यन शेरगिल ने अपनी राइफल की ग्रिप को कसकर पकड़ा और डॉक्टर तारा राव की तरफ मुड़कर देखा। तारा का चेहरा पसीने से भीग चुका था और उसकी नीली आंखों में डर साफ झलक रहा था। डॉक्टर, मैं आमतौर पर पहली डेट पर इतनी जल्दी वापस जाने की बात नहीं करता। आर्यन ने कृत्रिम मुस्कान के साथ माहौल को हल्का करने की कोशिश की, लेकिन मुझे लगता है कि यह जगह हमारे लिए थोड़ी ज़्यादा गर्म हो रही है। बाहर निकलने का कोई शॉर्टकट है या हमें उसी खौफनाक रास्ते से वापस जाना पड़ेगा? तारा ने तुरंत अपने होलोग्राफिक रिस्ट बैंड को चालू किया। उसकी उंगलियां तेजी से वर्चुअल कीबोर्ड पर चल रही थीं। हम उसी रास्ते से वापस नहीं जा सकते। मुख्य दरवाज़ा जोरावर ने रिमोट हैक करके लॉक कर दिया है और यह डायसन स्फीयर एक थर्मल मेल्टडाउन के कगार पर है। जब यह फटेगा तो इसका धमाका इतना शक्तिशाली होगा कि यह पूरा अंडमान द्वीप और इसके आसपास का 50 किलोमीटर का समुद्र भाप बन जाएगा। मतलब आज समंदर में मछलियां उबलने वाली हैं। आर्यन ने गहरी सांस ली। कोई और रास्ता निकालो तारा, तुम जीनियस हो। तारा ने होलोग्राफिक 3D मैप को जूम किया। कक्ष के पिछले हिस्से में एक वेंटिलेशन टनल है। यह मुख्य गुफा से होते हुए सीधे द्वीप के उत्तरी क्लिफ की तरफ खुलती है। हमें वहां तक पहुंचना होगा। चलो। आर्यन ने तारा का हाथ पकड़ा और वे दोनों कक्ष के पिछले हिस्से की तरफ दौड़ पड़े। उनके पीछे डायसन स्फीयर से ऊर्जा की भयानक लपटें निकलने लगी थीं, जो कक्ष की दीवारों को पिघला रही थीं। जमीन भूकंप की तरह कांप रही थी। ऊपर से काले शीशे जैसी धातु के बड़े बड़े टुकड़े टूटकर गिरने लगे। तभी उनके सामने एक विशालकाय मलबा आ गिरा, जिसने उनका रास्ता रोक दिया। पीछे हटो। आर्यन ने चिल्लाते हुए अपनी असॉल्ट राइफल से अंडर बैरल ग्रेनेड लॉन्चर को लोड किया और मलबे पर फायर कर दिया। बूम! धमाके के साथ मलबा साफ हुआ और एक तंग सुरंग का रास्ता खुल गया। वे दोनों उस सुरंग में घुस गए। अंदर पूरी तरह से अंधेरा था। केवल आर्यन के हेलमेट की टॉर्च और तारा के रिस्ट बैंड की हल्की नीली रोशनी ही रास्ता दिखा रही थी। 7 मिनट 30 सेकंड। सुरंग की जमीन अचानक ढलान वाली हो गई और दोनों तेजी से नीचे की ओर फिसलने लगे। आर्यन ने फिसलते हुए तारा को अपने सीने से लगा लिया ताकि उसे पत्थरों से चोट न लगे। नीचे की ओर फिसलने की रफ्तार इतनी तेज थी कि वे किसी रोलर कोस्टर पर बैठे हों। अंततः वे एक बर्फीले पानी के छोटे से भूमिगत झरने में जा गिरे। पानी की ठंडक ने पल भर के लिए उन्हें डायसन स्फीयर की गर्मी से राहत दी, लेकिन उनके पास रुकने का समय नहीं था। आर्यन ने तारा को पानी से बाहर निकाला। ठीक हो? आर्यन ने पूछा। तारा ने कांपते हुए सिर हिलाया। हाँ, रास्ता बस यहीं आगे है। जैसे ही वे भूमिगत गुफा से बाहर निकले, ताज़ी समुद्री हवा उनके चेहरों से टकराए। वे द्वीप के उत्तरी छोर पर एक ऊंची चट्टान के किनारे आ गए थे। नीचे सैकड़ों फीट की गहराई में उफनता हुआ समंदर था और लहरें भयानक आवाज़ के साथ चट्टानों से टकरा रही थीं। आसमान में अभी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तूफान के काले बादल मंडरा रहे थे, लेकिन उनकी मुसीबतें खत्म नहीं हुई थीं। मुझे लगा था कि तुम दोनों अंदर ही भुन जाओगे। एक ठंडी, मशीनी आवाज़ उनके कानों में पड़ी। चट्टान के दूसरी तरफ द सिंडिकेट का खूंखार हत्यारा क्रॉसहेयर खड़ा था। उसकी एक आंख पर आर्यन की गोली से चोट लगी थी, जहां अब एक लाल रंग का साइबरनेटिक पैच लगा हुआ था। उसके पीछे वाइपर स्क्वाड के 4 बचे हुए कमांडो अपनी भारी प्लाज्मा गन ताने खड़े थे। क्रॉसहेयर, आर्यन ने उसे घूरते हुए कहा, तुम्हें पता है ना कि यह पूरा द्वीप अगले 5 मिनट में फटने वाला है। जोरावर ने तुम्हें भी मरने के लिए यहीं छोड़ दिया है। क्रॉसहेयर जोर से हंसा। जोरावर कभी अपने सबसे अच्छे लोगों को पीछे नहीं छोड़ता। हमारा एक्सट्रैक्शन चॉपर रास्ते में है, लेकिन उससे पहले मैं तुम दोनों की लाशें और वह डेटा लेकर जाऊंगा। क्रॉसहेयर ने इशारा किया और उसके कमांडोज ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। आर्यन ने तुरंत तारा को एक बड़ी चट्टान के पीछे धकेला और खुद भी पोजीशन ले ली। लाल प्लाज्मा बीम्स चट्टान को पिघला रही थीं और चिंगारियां हवा में उड़ रही थीं।
कबीर, मुझे गरुड़ की लोकेशन चाहिए अभी। आर्यन ने अपने ईयरपीस पर चिल्लाकर कहा। सर, मैं आपको सुन पा रहा हूँ। द्वीप का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कमज़ोर हो रहा है क्योंकि कोर फटने वाला है। गरुड़ एयरक्राफ्ट आपके ठीक ऊपर 1000 फीट की ऊंचाई पर मंडरा रहा है। लेकिन मैं लैंड नहीं कर सकता। कोई जगह नहीं है। कबीर की घबराई हुई आवाज़ आई। मुझे लैंडिंग नहीं चाहिए, मुझे स्काईहुक चाहिए। अपनी केबल नीचे गिराओ, मैं और तारा क्लिफ से जंप करेंगे। सर, हवा की रफ्तार 100 किलोमीटर प्रति घंटा है। यह आत्महत्या है। अगर हम यहाँ रुके तो वैसे भी राख बन जाएंगे। केबल ड्रॉप करो, आर्यन ने आदेश दिया। आर्यन ने तारा की तरफ देखा। डॉक्टर, आपके उस रिस्ट बैंड में कोई ऐसा जादू है